वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो दो पायरुविक एसिड में बदलेगा, दो पायरुविक एसिड दो एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेंगे, दो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। यहां से NADH और FADH2 का फॉर्मेशन होगा, FADH2 और NADH2 का फॉर्मेशन होगा, NADH2 का फॉर्मेशन होगा और यहां से ATP का फॉर्मेशन होगा। ये चीज हमने पढ़ी, ठीक है। इसे हमने ग्लाइकोलाइसिस बोला था। ग्लाइकोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है? दो NADH प्लस बनते हैं, ठीक। और क्या प्रोडक्ट बनता है? और 4 ATP बनते हैं और 2 ATP खर्च होती है। जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तो एक NADH बनता है, लेकिन दो पायरुविक एसिड से दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे तो दो NADH बनेंगे। अब बात करते हैं यहां पे क्या बनता है। यहां पे एक चक्कर चलेगा तो 3 NADH बनेंगे, एक GTP बनेगा, एक FADH2 बनेगा। लेकिन चक्कर दो चलेंगे क्योंकि दो एसिटाइल कोएंजाइम है तो क्या बनेगा? 6 NADH। हम पढ़ चुके हैं कल ये सारा, प्लस 2 GTP प्लस 2 FADH2, यही बनेंगे। यही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, वैसे बनता है 3 NADH, एक GTP, एक FADH2, लेकिन दो एसिटाइल कोएंजाइम में दो से ही बनेगा। हम कल ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करूं कि टोटल NADH2 कितने बने। NADH2 टोटल कितने बने? 2 ये बने, फिर 2 ये बने और 6 ये बने, 10 NADH2। एक NADH2 3 ATP बनाता है, तो 10 NADH2 10 गुना 3 30 ATP बनेंगे। FADH2 की बात करें, FADH2 की बात करें, 2 FADH2 बनेंगे, 2 FADH2 बनेंगे, एक FADH2 2 ATP बनाता है, तो 2 FADH2 4 ATP बनाता है, 4 ATP बनाएंगे। अब बात करें ATP की। ATP कितनी बन रही है? 4 यहां बनी, 2 यहां बनी, क्योंकि ATP में चेंज हो जाएगी तो 6 ATP यहां बनी, 2 ATP खर्च होगी, ठीक है। तो 4 और 2 6 में से 2 गई 4 ATP, 4 ATP सीधी बनी। टोटल कितनी ATP बनी? 30 4 34 4 38 ATP। यही तो बोल रहे थे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, यही हम बोल रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और CO2 की। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन यूज होगी और ना CO2 बाहर निकलेगी। ये ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना क्या कराता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस है। ये कौन सी साइकिल आ गई? ये लिंक रिएक्शन आ गई, ये क्रैब साइकिल आ गया या TCA साइकिल आ गया।
और ये ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही है। ठीक, यहां बात की जाए, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, ये लिंक रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन में होगी। एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना था, एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना था, तो एक CO2 बाहर निकलेगी। दो पायरुविक एसिड दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे तो दो CO2 बाहर निकलेगी। TCA साइकिल में CO2 की बात करते हैं। TCA साइकिल में जब CO2 की बात करते हैं तो 6 कार्बन का परमाणु 5 कार्बन के परमाणु में टूटा, 5 कार्बन का परमाणु 4 कार्बन के परमाणु में टूटा। तो जब 6 कार्बन का परमाणु 5 कार्बन के परमाणु में टूटा तो एक CO2 बाहर निकली। फिर 5 कार्बन का परमाणु 4 कार्बन में टूटा तो एक CO2 फिर बाहर निकली। लगातार 2 CO2 बाहर निकलती है, लगातार 2 CO2 बाहर निकलती है। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम कितनी है? 2 है, तो 2 चक्र चलेंगे तो कितनी CO2 बाहर निकलेगी? 4 CO2 बाहर निकलेगी, क्योंकि 2 चक्र चलेंगे ना। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने पर कितनी CO2 बाहर निकलती है? 2 ये और 4 ये, 6 CO2 बाहर निकलती है, 6 CO2 बाहर निकलती है। ठीक, यहां पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहां पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और यहां पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को और आगे लेके चलते हैं। देखो, मैं एक पायरुविक एसिड ले रहा हूं, पायरुविक एसिड एक ले रहा हूं। ठीक है, जब एक पायरुविक एसिड लूंगा, ये रहा एक पायरुविक एसिड, यहां क्या बना था? 2 NaDH2। यहां क्या बना था? यहां बना था 6 NaDH2। अभी देखा जाए, यहां बना था 2 GTP, यहां बना था 2 FADH2, ये बना था, अभी देखा था। जब 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 NaDH2 बने। एक पायरुविक एसिड है तो एक यहां बनेगा और 3 यहां बनेंगे, तो 4 NAD बनेंगे। 4 NAD को क्रिया करानी पड़ेगी, 4 NAD क्रिया करेंगे। 2 GTP 2 नहीं, क्योंकि यहां पे तो 2 पायरुविक एसिड है, अपने को पायरुविक एसिड एक लिया है, तो एक ADP क्रिया करेगा, एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्रिया करके ATP बनेगा। GTP और ATP में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। FADH2 कितने काम आएंगे? 2 यहां थे और 2 पायरुविक एसिड थे, लेकिन यहां तो एक पायरुविक एसिड दिया है तो एक FAD है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? देखो, टोटल CO2 कितनी निकली? 2 और 4, 6 CO2 निकली, लेकिन 2 पायरुविक एसिड थे। पायरुविक एसिड कितने लिए? 1, तो CO2 कितनी निकलेगी? 3 CO2 निकलेगी। 6 CO2 थी जब 2 पायरुविक एसिड थे, 3 CO2 बाहर निकलेगी, और क्या निकलेगा? 4 NaDH2, 4 NaDH प्लस और एक FADH प्लस प्लस 4 H प्लस है और एक ATP निकलेगी और एक ATP। ये रिएक्शन NCIT के ऊपर है। कहां दे रखी? NCIT। NCIT के ऊपर। अब हम शटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शटल की बात करते हैं। शटल की बात करते हैं।
पहला शटल देखते हैं मैलेट शटल, और दूसरा शटल देखते हैं ग्लिसरॉल शटल। ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म होती है। ठीक है, और ये था लिंक रिएक्शन कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यही था। यहां प्रोडक्ट क्या बना था, 2 NADH2, ये प्रोडक्ट बना। जब 2 NADH2 साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, 2 NADH2 साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और वो 2 NADH के रूप में ही देंगे, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, या यहां पे 2 ATP एनर्जी क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगी, 2 ATP एनर्जी खर्च हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म में बने NADH2 या NADH+H+ आयन माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तो एनर्जी खर्च हो जाती है। ये एनर्जी ग्लिसरॉल शटल में खर्च होती है, ग्लिसरॉल शटल में खर्च होती है। ये 2 ATP एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। अगर 2 ATP एनर्जी खर्च ना हो तो 38 ATP बनेंगे, हमने अभी देखा था। और अगर 2 एनर्जी खर्च हो जाए तो कितने ATP बनेंगे, 36 ATP बनेंगे। ये एनर्जी खर्च क्यों होती है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में ये बना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तब जाते वक्त एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इसके लिए परमेबल नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है। ये कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा लीवर में, एनर्जी खर्च नहीं होगी, लीवर में पाया जाएगा, किडनी में पाया जाएगा। ये कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ब्रेन सेल, ब्रेन में पाया जाएगा, नर्व सेल में पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा। ये शटल सिस्टम होगा। शटल सिस्टम में मैलेट शटल में एनर्जी खर्च नहीं होती, जबकि ग्लिसरॉल शटल में, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में एनर्जी खर्च होती है। यहाँ NADH2 2 ATP खर्च कर देता है और ये FADH2 के रूप में काम करता है। FADH, जैसे FADH में 2 ATP थी वैसे ही काम करेगा, तो 2 ATP क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। और सिर्फ इस NADH पे खर्च होगी जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, क्योंकि वही तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। बाकी तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, यहाँ तो बाकी तो सारी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है ना, तो यहाँ एनर्जी खर्च नहीं होगी, यहाँ खर्च होगी, 2 ATP खर्च होगी। ठीक है, ये शटल सिस्टम हो गया। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS, oxidative phosphorylation। ऑक्सीजन के प्रेजेंट ATP का सिंथेसिस, ऑक्सीजन की प्रेजेंट ATP का सिंथेसिस कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस पे, इनर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जहाँ F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS कहेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को
दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेजेगा। ठीक है, इसका होगा ऑक्सीडेशन। इसका होगा रिडक्शन। ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर ये अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेजेगा। कैसी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एटीएस या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल वहां होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के दूसरे के पास भेजेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। फिर यही इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा उसका रिडक्शन होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो फिर वापस इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ये कैसे अभिक्रिया हो जाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। इसके लिए 5 कॉम्प्लेक्स की जरूरत होगी। 5 कॉम्प्लेक्स की जरूरत होगी। दो मोबाइल ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी। दो मोबाइल मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। दो मोबाइल मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। दो मोबाइल मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। 5 कॉम्प्लेक्स और 2 मोबाइल मॉलिक्यूल की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। आगे से फिर देखते हैं। इसको देखते हैं। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कॉम्प्लेक्स। ये 5 कॉम्प्लेक्स। यहां पे क्या होगा? F A D F M N F M N F M N F M N F E S। यहां क्या होगा? F A D F E S। ठीक है, यहां क्या होगा? यहां होगा साइटोक्रोम B FeS, साइटोक्रोम C1। ठीक है, यहां क्या होगा? यहां कॉपर का आयन होगा, फिर साइटोक्रोम A होगा, फिर कॉपर का आयन होगा, और फिर साइटोक्रोम A3 होगा, A3 होगा, फिर कॉपर का आयन होगा। ऐसे ठीक है, ये F0 पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल। रिपीट कर देता हूं। पहले कॉम्प्लेक्स में FMN और FeS होगा, दूसरे कॉम्प्लेक्स में FAD और FeS होगा, तीसरे कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B FeS और साइटोक्रोम C1 होगा। ठीक है, साइटोक्रोम C1 होगा। फिर यहाँ होगा कॉपर, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर होगा। यहाँ 2 कॉपर के परमाणु होंगे, यहाँ 2 कॉपर के परमाणु होंगे, यहाँ F0 होगा, यहाँ F1 पार्टिकल होगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये पेरिमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरिमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। सबसे पहले
यहां पे NaDH प्लस H प्लस आयन टूटेगा NAD में, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? FMn के पास। FMn से इलेक्ट्रॉन FeS के पास। सबसे पहले NaDH H प्लस आयन टूटेगा NAD में, यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ये इलेक्ट्रॉन FMn के पास जाएंगे, FMn से FeS के पास जाएंगे, FeS के पास ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर के पास जाएंगे, यहां होगा मोबाइल कैरियर, दो मोबाइल कैरियर के मॉलिक्यूल, एक होगा यूबिक्विनोन और एक होगा साइटोक्रोम C। 5 कॉम्प्लेक्स और 2 मोबाइल कैरियर। 2 मोबाइल कैरियर कौन से? यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। जैसे ही NAD में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन FMn के पास जाएंगे, FeS के पास जाएंगे और यूबिक्विनोन के पास जाएंगे। यूबिक्विनोन मोबाइल कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B में भेज देगा, साइटोक्रोम B साइटोक्रोम FeS में भेज देगा, FeS साइटोक्रोम C1 में भेज देगा, यहां से साइटोक्रोम C में चले जाएंगे, साइटोक्रोम C से कॉपर के मॉलिक्यूल में, कॉपर के मॉलिक्यूल से साइटोक्रोम A में, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में, फिर कॉपर के मॉलिक्यूल, और ये मिलेंगे ऑक्सीजन के पास। अंतिम फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ऑक्सीजन नीचे से H प्लस आयन लेगा और वाटर बना देगा, हाफ ऑक्सीजन जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, हाफ ऑक्सीजन जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर H प्लस आयन लेगा और वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है सर। और यहां पे एंजाइम जो NADH को तोड़ेगा वो होगा NADH रिडक्टेज, NADH रिडक्टेज। आगे चलते हैं, अब कॉम्प्लेक्स सेटिंग की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेटिंग क्या करेगा? ये सक्सीनेट को किसमें तोड़ेगा? फेरेट में तोड़ेगा, फेरेट में तोड़ेगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले FAD के पास आएंगे, FAD से FeS के पास जाएगा, फिर वापस यूबिक्विनोन के पास। इलेक्ट्रॉन पहले FAD के पास आएंगे, FAD से FeS के पास, इलेक्ट्रॉन पहले FAD के पास, FAD से FeS के पास, इलेक्ट्रॉन पहले FAD के पास, FAD से FeS के पास, FeS से यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B से फिर FeS, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर कॉपर, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर, फिर ऑक्सीजन के पास, फिर वही वाटर बनेगा। ठीक है सर। और यहां एंजाइम कौन सा काम आएगा? यहां काम आएगा, यहां NADH डिहाइड्रोजनेज आएगा, NADH डिहाइड्रोजनेज, यहां सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, यहां NADH डिहाइड्रोजनेज, यहां सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन बाहर निकले तो डिहाइड्रोजनेज, यहां सक्सीनेट का एसिड पे काम हो रहा है तो सक्सीनिक एसिड सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज काम है। ठीक। अब कॉम्प्लेक्स A, जैसे यहां से H2 बनेगा, H प्लस आयन नीचे से लिए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स A भी 4 H प्लस आयन यहां भेज देगा, 4 H प्लस आयन यहां भेज देगा, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 H प्लस आयन यहां भेज देगा। कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 H प्लस आयन यहां भेज देगा। कॉम्प्लेक्स 1 4 H प्लस आयन ऊपर भेजेगा,
कॉम्प्लेक्स 3 4 H प्लस साइन ऊपर भेजेगा, कॉम्प्लेक्स 4 2 H प्लस साइन ऊपर भेजेगा। ठीक है सर, ये हो गया। आगे चलते हैं, यहां पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? यहां क्योंकि साइटोक्रोम है तो साइटोक्रोम, ऑक्सीजन भी यहां आ रही है, देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। यहां काम करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। यहां एटीपी का सिंथेसिस होगा तो एटीपी सिंथेटेज, सिंथेटेज। देखो NADH यहां टूटेगा तो 4H प्लस आयन ये, यहां टूटेगा FADH, FADH2 यहां टूटेगा और यहां से FAD बनेगा। NADH यहां से टूटेगा तो 4H प्लस आयन ये, NADH यहां से टूटेगा तो 4H प्लस आएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर 4H प्लस आएंगे, फिर यहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर 2H प्लस आएंगे। ये 10H प्लस आयन मिलकर, ये 10H प्लस आयन मिलकर, 10H प्लस आयन मिलकर F0 F1 पार्टिकल से जाते हुए यहां पे एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। एटीपी प्लस आईपी क्या बनाएंगे? एटीपी। देखो जब NADH टूटेगा तो ये आयन ये आयन ये आयन मिलकर 3 एटीपी बनाएंगे। एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं, ये आयन ये आयन ये आयन मिलकर 3 एटीपी बनाएंगे। जब FADH2 टूटेगा तो ये 4 आयन मिलेंगे और ये 2 आयन बनेंगे। ये 4 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन मिलकर फिर 2 ही एटीपी बनाएंगे, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे ना फिर। तो एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं, एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि NADH का जब विखंडन होगा, NADH जब टूटेगा तो ये 4H प्लस आयन, ये 4H प्लस आयन और ये 2H प्लस आयन तीनों काम करेंगे। लेकिन जब FADH2 टूटेगा तो यहां से रिएक्शन शुरू होगी, ये 4H प्लस आयन नहीं टूटेंगे, तो ये 4H प्लस आयन ये 2 प्रोटॉन आपस में मिलकर यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस करेंगे। एंजाइम कौन सा काम करेगा? एटीपी सिंथेटिक एंजाइम काम करेगा। जब यहाँ पे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी तो यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स काम करेगा, मोटिव फोर्स, जो कि एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक पोटेंशियल लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। पहले ये माना जाता था कि यहां से भी 2H प्लस आयन आते हैं, यहां से भी 2H प्लस आयन आते हैं, यहां से भी 2H प्लस आयन आते हैं और 2H प्लस आयन एक एटीपी बनाते हैं, तो 6H प्लस आयन से 3 एटीपी बनेंगे। जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं माना जाता। पुरानी एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि 2H प्लस आयन एक एटीपी बनाते हैं, नई एनसीईआरटी में ये दे रखा है 4H प्लस आयन एक एटीपी बनाते हैं और एक NADP से 3 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने को इतना याद रखना है कि जो NADH है वहां से 3 एटीपी बनेंगे और जो FADH है वहां से 2 एटीपी बनेंगे। जब FADH काम करेगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं करेगा। फिर FADH टूटेगा इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम बी में, फिर FES में साइटोक्रोम C1 में, साइटोक्रोम C में, कॉपर में साइटोक्रोम A में, साइटोक्रोम A3 में, फिर कॉपर में, फिर ऑक्सीजन में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है और यहां से प्रोटॉन भी तो ऑक्सीजन ले रहा है, तो फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर भी ऑक्सीजन होगा। फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर या H प्लस एक्सेप्टर कौन होगा? ऑक्सीजन ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि एक NADH 3 एटीपी बनेंगे और एक FADH 2 एटीपी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। थैंक यू।